कावासाकी, यामाहा, मित्सुबिशी और ऐसी कई कंपनियों के आपने नाम सुने हैं। हो सकता है आप उनकी बनाई हुई गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, उनके बनाए हुए अप्लायंसेस या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि ये 1945 के पहले हथियार बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक फाइटर जेट्स, ये शिप्स बनाते थे, ये प्रोपेलर्स बनाते थे, यही कंपनियां। जापान का एक अतीत रहा है दोस्तों, एक पास्ट रहा है जापान का, जो कि बहुत खतरनाक था। ये जो आज की तारीख में हम जापान को देखते हैं और आज से 80-85 साल पहले वाला जो जापान और उसके पहले भी था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। जो जापानियों ने लड़ाई लड़ी है वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको रोकने के लिए अमेरिका को एटम बम का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके कई कारण थे। उसका ये भी कारण था कि जो यूएसएसआर था वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था और उसका क्या रोल था। जब हम बात करते हैं कोरिया की, फिर कैसे नॉर्थ कोरिया बना, साउथ कोरिया बना, यह अपने आप में एक इतिहास है, किसी और दिन कवर करूंगा। मुद्दा यह है कि 1945 के बाद जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तो जापान ने उसके बाद एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, पैसिफिस्ट नीतियां अपनाई कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं। बहुत खून खराबा हम देख चुके हैं और हजारों साल से देखते चले आए हैं। और जाहिर सी बात है, जब नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिरे और लाखों की तादाद में लोग मर गए, उनकी नस्लें तबाह हो गई आने वाली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फॉल आउट। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने समझ लिया कि नहीं साहब, ये लड़ाई शड़ाई हमें नहीं करनी है और इन सब चीजों को छोड़ो। तो ये कावासाकी वगैरह, फिर ये बाइक बनाना शुरू और किसी का कुछ बनाना शुरू, ये सारे के सारे लोग फिर अपने काम पे लग गए, जो कि नॉन वॉर वाला या नॉन डिफेंस वाला काम था। ये कहानी आपको क्यों सुनाना जरूरी है? क्योंकि जापान फिर अपने पुराने तौर तरीके पे जा रहा है। और दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार 3-4 चीजें हैं या 3-4 देश हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चाइना को लेनी पड़ेगी। चाइना जब मन चाहे जापान के एयर स्पेस में या जापान का जो पानी है, जो ओशंस हैं, जो जापान की टेरिटरी है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है चाइना। दूसरा रशिया। जाहिर सी बात है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जापान और रशिया की प्रॉक्सिमिटी है। और जापान को इस चीज का एक बहुत डाउट है कि चाइना और रशिया की ये जो कलूसिविटी है, ये जापान के लिए फिर क्या असर लेकर आती है। ये जापान के मन में बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी चीज, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी जापान के लिए खतरा है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब आप ये बोलेंगे कि साहब, चाइना और रशिया के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो नॉर्थ कोरिया क्यों? आप स्पेशली नॉर्थ कोरिया बोल रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया समझती है और जापान भी समझता है कि किम जोंग उन थोड़ा सा अनहिंज्ड है। इसका कुछ पता नहीं कब बटन दबा दे, या तो उसने ऐसी अपनी छवि बना के रखी है या कुछ ऐसा हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पूरा की पूरी जो मैंने कहानी आपको सुनाई ना, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले एक बात ये समझ लेते हैं। कोजुमी शिंजीरो जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस ऑफ जापान 2026 उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश करी सबके सामने, और इस डॉक्यूमेंट ने दुनिया भर को हिला दिया, कम से कम चाइना को तो हिला दिया। देखिए, चाइनीज भूले नहीं है कि जापानीज किस तरीके से एक समय में कई साल पहले चीन के अंदर घुसे थे और चीन को तबाह बर्बाद कर दिया था। और वो आज भी चाइनीज याद करते हैं तो कपकपी दौड़ती है। जापान का लगभग वही हाल था जो जर्मनी का था। जर्मनी ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कर दिया था, लेकिन जापान एक बहुत अग्रेसिव पावर हुआ करता था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पावर हुआ करता था जापान। लेकिन जब से डिफेंस ऑफ जापान की डॉक्यूमेंट वापस आई है, सबके सामने जग जाहिर हुई है, इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया है, तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा। और दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली ये बात है कि 1945 के बाद जो एक पैसिफिस्ट, जो एक पीसफुल पोस्चर था जापान का, उससे जापान बड़ी तेजी से हट रहा है और उसको हटना भी चाहिए। यानी कि जापान, जिसकी फोर्सेस तो थी, जिसकी फौज तो थी, लेकिन वो प्योरली डिफेंसिव पर्पसेस के लिए कि जब मरता क्या ना करता, कभी कुछ होगा तब कर लेंगे। लेकिन ये जो अमेरिका के बेसेस हैं, खासतौर से सबसे बड़ा बेस अमेरिका का वहां पे ओकिनावा जो इलाका है वहां पे है, और अमेरिका के 10 और बेसेस हैं वहां पे, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका हमारी जिम्मेदारी लेगा, अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब दोस्तों, हुआ ये कि अमेरिका सऊदी अरब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जापान देख रहा था, अमेरिका कतर को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, वो बहरीन को नहीं कर पाया, ओमान को नहीं कर पाया, वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जब ईरान अपनी सी पर आ गया। तो जापान में लोग ये सोचने लगे कि यार, ईरान तो इतना सा है। दोस्तों, जब ये कहता हूं ना कि ईरान छोटा सा, मैं ज्योग्राफिकली नहीं कह रहा, ज्योग्राफिकली ईरान बहुत बड़ा है। ईरान को कभी एक मिलिट्री पावर
नहीं समझा गया इस लड़ाई से पहले। अब समझा जाता है। आज से 6 महीना पहले अगर आप बोलते कि ईरान की कैपेसिटी क्या है और ईरान की स्ट्रेंथ क्या है मिलिट्री, तो लोग कहते हैं हाँ वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा किसी ने ज्यादा बात की नहीं इसके बारे में। लेकिन जापान देख रहा था और जापान ने देखते देखते 2-3 बातें समझी। जापान ने यह समझा कि यार जब ये ईरान ये अमेरिका की नाक में इतनी दम कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील कर लो डील कर लो डील कर लो, जब इतना नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को, तो अगर चाइना आ गया, जस्ट इमेजिन चाइना जिसकी इकोनॉमी 17-18 ट्रिलियन की है, जिसकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, कल अगर चाइना जापान के ऊपर चढ़ दौड़ता है तो जो देश ईरान से नहीं लड़ पाया, यहां पे अमेरिका की सोच रहे हैं, जो ईरान से नहीं लड़ पाया ढंग से, वो चाइना से लड़ लेगा। चाइना इज एब्सोल्युटली मैसिव। चाइना का आप साइज देखिए, उसका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी देखिए चाइना की, मतलब वो एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं। तो वो जो चीज थी कि ये जो मिलिट्री बेसेस हैं ये अरब देशों को बचा लेंगे, ये तो नहीं बचा पाए। तो जापान अब ये कह रहा है कि यार 10 तो हमारे पास भी हैं, 10 से ज्यादा ही होंगे, ये क्या कर लेंगे यार फिर, जब ये वहां पे नहीं कर पाए तो यहां पे क्या करेंगे। ये जापान की थिंकिंग है। तो सबसे पहली चीज है कि जापान ने ये सोच लिया है कि हमें अपना मिलिट्री पोस्चर बदलना है, और अगर कोई इमरजेंसी होती है, हमारे ऊपर हमला होता है, तो आप इस चीज पे भरोसा ना करें कि कोई XYZ आके आपको बचाएगा। कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, किसी की कैपेसिटी, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, यह जापान ने समझ लिया। तो यह था दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि अब जो जापान देख रहा है हर चीज को, वो चाइना के लेंस से देख रहा है, और चाइना जो करता है जापान को लगता है कि खतरा है उसके लिए। उसका रीजन यह है कि 1945 के बाद जापान ने अपनी मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया, और जापान की जो इंडस्ट्रियल तरक्की हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ यह है कि अमेरिकन को उसने अपनी सिक्योरिटी सौंप दी थी, और अमेरिकन को अपनी सिक्योरिटी सौंपने के बाद जापान ने बोला कि नहीं, हम अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो ये जितनी कंपनियां पहले जो हथियार बनाती थी, ये अब आप जानते हैं ना, आप लोग भी, मारुति क्या है, सुजुकी तो है, वो इट्स बेसिकली सुजुकी, उसका जॉइंट वेंचर है मारुति सुजुकी, या फिर होंडा है, फिर यामाहा है। फिर होंडा बाद में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि होंडा सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका कोई रोल था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होंडा आई, लेकिन ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये बहुत शानदार ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं। आप सोनी को ले लीजिए, आप हिटाची को देख लीजिए, ये ऑटोमोबाइल ना बनाते हो, हिटाची अगर हेवी इक्विपमेंट बनाता है, आपका AC बनाता है, आपका टेलीविजन बनाता है, लोग लोहा मानते हैं जापानीज मैन्युफैक्चरिंग का। यानी कि जो जापान है वो अब दुनिया को जो देख रहा है, अपना पूरा जो वर्ल्ड व्यू है सिक्योरिटी का, जब मैं दुनिया को देख रहा है मतलब नॉट द इंटायर वर्ल्ड, बट जब वो दुनिया को देखता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वो चाइना के लेंस से देख रहा है। उसको लगता है कि चाइना उसके लिए असली खतरा है, तो चाइना के साथ कैसे डील करा जाए, ये दूसरी बात है। ताइवान जो है वो जापान के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। अगर चाइना कोई भी एक्शन लेता है ताइवान के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली और इमीडिएटली जापान के ऊपर आएंगे। यानी कि जब भी चाइना से ऐसे कोई लैंग्वेज आती है ताइवान के खिलाफ, तो जापान के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जापान को लगता है खतरा है हमारे लिए। जैसा मैंने पहले बताया, चौथा पॉइंट, एक नेक्सस है जो कि विजिबल है रशिया और चाइना के, विथ रशिया एंड चाइना, दोनों के बीच में एक नेक्सस है, और ये जो नेक्सस है ये जापान के लिए खतरा है, और एक हाईली मिलिटरिस्टिक नॉर्थ कोरिया भी जापान के लिए खतरा है। जापानीज गवर्नमेंट बहुत क्लोजली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को स्टडी कर रही है। They're studying this war very very closely, और अब उनको यह पता लग रहा है कि ठीक है, ड्रोन्स का क्या महत्व है। कल अगर आपकी लड़ाई होती है चाइना के साथ, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप AI का इस्तेमाल करेंगे कैसे, आप ऑटोनोमस सिस्टम्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, UAVs का क्या रोल होगा, ये पूरा इकोसिस्टम जापान अभी स्टडी कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि जापान ने अमेरिका से रिश्ते नाते तोड़ दिए, नहीं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जापान कहता है कि नहीं, अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करेगा या हमें अमेरिका की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि जापान को एक बात समझ में आ गई है, अगर अमेरिका आपकी हेल्प करता है, वो तो बाहर वाला है, वो अमेरिका की मर्जी है, वो आपकी हेल्प करे ना करे ना करे। ट्रंप जैसा कोई बंदा उस समय हो जो कहे कि नहीं हमारा क्या लेना देना, पीछे मुड़ के चला जाए, तब आप क्या करेंगे। यानी कि अमेरिकन पावर ऑगमेंट करेगा, लेकिन बेसिक पावर जापानीज पावर होना चाहिए। जापानीज पावर बेसिकली
इनको अपनी शक्तियां बढ़ानी है, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स की शक्तियां, अपनी ड्रोन की शक्तियां, ये सारी की सारी चीजें जापान को बढ़ानी है कि जापान अपने आप से भी लड़ने में सक्षम रहे। और फिर अमेरिका मदद करता है, वेरी गुड। जो इसके एलाइज हैं, जो जापान के दोस्त हैं, वो बीच में आते हैं, वेरी गुड। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जापान के पास तो कुछ है नहीं और जापान पूरी तरीके से निर्भर है अमेरिका। अच्छा, यही गलतियां करी गल्फ के स्टेट्स ने, जैसे कतर ने। इनके पास फौजें तो हैं, ये छोटी छोटी फौजें इनकी। जब ईरान ने हमला किया, इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि इनको यही लग रहा था कि अमेरिका बहादुर बैठा हुआ है, कुछ भी होगा, खरोच आएगी, अमेरिका तबाह बर्बाद कर देगा। कख नहीं कर पाया अमेरिका। और जापान इज टेकिंग नोट्स। जापानीज very intelligent, very hardworking, very diligent, and a people with a long, deep civilization. उनको पता है क्या चल रहा है, and they are taking notes and they are implementing those notes. जापान का जो डिफेंस बजट है दोस्तों, वो 2% ऑफ जीडीपी हो गया, यानी कि मोर देन 56 बिलियन यूएस डॉलर्स। 56 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा जापान ने अपना डिफेंस बजट बना लिया है। यह बजट दोस्तों, अब आप भारत के बजट से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जापान ने अपने 2% ऑफ जीडीपी कमिट कर दिया और पैसा दे रहा है जापान, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 2% कुछ सालों में 3% हो जाए। आप बिल्कुल डाउट मत करना, जापान उस रास्ते पे चल चुका है। जापान का नजरिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बदला है, यानी कि वो जापान जो सोच रहा था कि हां, सोनी जो है वो फोन तो बनाता है, सोनी वो टेलीविजन तो बनाता है, यामाहा बाइक्स तो बनाता है, मित्सुबिशी जो है वो गाड़ियां बनाता है या हेवी इक्विपमेंट बनाता है। नहीं, जापान में एक थिंकिंग आई है, नई थिंकिंग, यानी कि पूरे जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देखना और अपनी मैन्युफैक्चरिंग का फायदा देके किस तरीके से जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज करनी है। चाइना बहुत सालों से यही करता चला आया है। जापान कहता है कि हमारे पास तो सॉलिड एक्सीलेंस है, सॉलिड एक्सीलेंस है। यू नो, चाइना को जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है वो तो गिवन बाय द अमेरिकन्स है। शुरू में तो जापानियों को भी दी थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप अपने लेवल पे बहुत कुछ डेवलप करा है, बहुत R&D में पैसा खर्च करा है जापान ने। तो जापान कहता है कि ये जो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? जापान की जो स्ट्रेंथ है दैट इज इट्स इंडस्ट्रियल बेस। जापान इज एन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। जो आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आई कहां से ये तो इसको परफेक्ट करा जापान ने। और देश भी चलाते हैं बुलेट ट्रेन, लेकिन परफेक्शन कहां से आया? जापान से। जापान हैज दैट टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, दैट इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग डेप्थ। दोस्तों, चाहे वो एआई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर्स हो, ये ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, ऐसा कभी जापानीज ने बोला नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है कि डोंट बी सरप्राइज्ड। आप बिल्कुल सरप्राइज मत होना कि एक दिन मित्सुबिशी, यामाहा और कावासाकी दोबारा हथियार बनाना शुरू करते हैं। वो दिन दूर नहीं है।